चलो बच्चों आगे चलें। हाँ भाई, अपने पूरे कंसंट्रेशन के टर्म्स खत्म हो गए। मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोललिटी, फॉर्मलिटी, पीपीएम, पीपीबी सब कंप्लीट हो गया। अब अगला हेडिंग आता है आपका रूल्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। मेरी बात समझ में आ रही है? ग्राम इक्विवेलेंट अपन पढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कह दीजिए या ग्राम इक्विवेलेंट कह दीजिए, मतलब एक ही है। इज दैट क्लियर? अब बताओ, नॉर्मलिटी में आपके ग्राम इक्विवेलेंट वर्ड है? बताओ, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला अपन ने क्या पढ़ा था? नॉर्मलिटी इक्वल टू एन अपॉन वी लीटर। यहाँ एन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है। अगर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालूं तो ये एन वी लीटर के बराबर हो जाएगा। एन ग्राम इक्विवेलेंट की जगह आपने एम बाई ई भी तो लिखा था। जैसे मोलरिटी में एम बाय एम लिखते हैं ना, और इक्विवेलेंट वेट की जगह अपन क्या लिखते हैं मेरे बच्चों? मोलर मास अपॉन एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर चला गया ऊपर, तो बताओ मास अपॉन मोलर मास को क्या लिखा जा सकता है? मोल इंटू एक्स फैक्टर। तो क्या बन गया आपका ये? अगर मैं यहां से इसको हटाऊं तो आपका बन गया मोल इंटू एक्स फैक्टर। तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के कितने तरीके हो गए मेरे बच्चों? तीन तरीके हो गए। कौन कौन से? एन वी एम बाई ई मोल इंटू एक्स फैक्टर। यह आपको रटा हुआ होना चाहिए। बताओ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के कितने तरीके? एन वी एम बाई ई मोल इंटू एक्स फैक्टर। वापस बोलो, एन वी एम बाई ई मोल इंटू एक्स फैक्टर। कोई दिक्कत है यहां तक? अब इधर देखिए, अब अपन इनके रूल्स की बात करते हैं। देखिए, इनके मैं 5-6 रूल बताऊंगा आपको। रूल नंबर 1। अब पहला रूल क्या कहता है? देखो, रूल गए बाढ़ में। आपको एक ही चीज याद रखनी है, जब भी दो चीजें आपस में मिलती हैं वो तभी मिलती हैं उनके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट में इन तीनों में से कुछ भी बराबर हो सकता है। साहब हमें कैसे पता लगेगा? वो पेपर वाला देगा, जब क्वेश्चन आएगा अपने आप समझ में आ जाएगा। तब दो चीजें आपस में मिलती है, मतलब समझ में नहीं आया? जैसे एसिड बेस को अपने आप ही पहचान जाओगे। ए ने बी के साथ रिएक्शन करके ये बनाया, इसके अंदर पानी मिला दिया, ये बना। इन दो ने आपस में मिलकर ये बनाया। तो मतलब जहां भी दो चीजें मिल रही हैं तो उन दोनों चीजों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होंगे। कोई भी कंप्लीट केमिकल रिएक्शन होती है तो सबके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होते हैं। जैसे मान लेते हैं रूल नंबर अगर पहला लिखें, फॉर अ कंप्लीट केमिकल रिएक्शन, फॉर अ कंप्लीट केमिकल रिएक्शन, अगर कोई केमिकल रिएक्शन पूरी हो रही है तो यहां हर एक के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होंगे। जैसे ए ने बी से रिएक्शन करके सी बनाया है, या H2Cl2 रिएक्शन करके HCl बना रहे हैं, या H2O2 रिएक्शन करके H2O बना रहे हैं, तो जब भी चीजें आपस में मिलती है तो सबके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होगा। तो यहां ए का ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होगा मेरे बच्चों बी के ग्राम इक्विवेलेंट के, और बी का ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा? सी के ग्राम इक्विवेलेंट के। ये क्वेश्चन जेई के अंदर पूछा जा चुका है, और आपको नीट के हर मॉड्यूल, हर इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल, हर जगह ये आपको क्वेश्चन मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर अ कंप्लीट केमिकल रिएक्शन? ये एबीसी वाली शायद समझ में आ गया होगा। इज दैट क्लियर? बस एक ही लाइन याद रखनी है, जब भी दो चीजें आपस में मिलती है तो उनके ग्राम इक्विवेलेंट आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कॉपी करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आगे चलते हैं अपन दूसरे रूल की तरफ। हो गया बच्चों? ये पहला रूल हो गया आपका ग्राम इक्विवेलेंट का। अब दूसरा, फॉर अ कंपाउंड, रूल नंबर 2, फॉर अ कंपाउंड। साहब कैसा कंपाउंड? आपको अपने आप क्वेश्चन के अंदर मिलेगा। जैसे आपसे पेपर वाले ने कह दिया मेटल ऑक्साइड, क्या कह दिया मेरे बच्चों? मेटल ऑक्साइड। या पेपर वाले ने कह दिया मेटल सल्फेट, ठीक है? या पेपर वाले ने कह दिया मेटल कार्बोनेट, कुछ भी कह दिया पेपर वाले ने, कंपाउंड ही तो है। और मान लेते हैं यहां पर जो आपका मेटल है वो एल्कलाइन अर्थ मेटल है। एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल जानते हो? अभी बताते हैं। देखो इधर कार्बोनेट, देखो
हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, पहला ग्रुप हर एक की वैलेंसी 1 है, +1 आता है। बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप रोए बाप राजी, जो भी बोलते हो, ये दूसरा ग्रुप है, हर एक की जो वैलेंसी है 2 है, यानी कि उस पर चार्ज +2 आएगा। वो कह रहा है मैंने एल्केलाइन अर्थ मेटल लिया है, मतलब सेकंड ग्रुप लिया है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए, सेकंड ग्रुप में हर एक की वैलेंसी कितनी होती है 2। अब मेटल ऑक्साइड को अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मेटल ऑक्साइड, मेटल सल्फेट मतलब मेटल सल्फेट, मेटल कार्बोनेट मतलब मेटल का कार्बोनेट। ये इस तरीके से मान लेते हैं, मैंने आपको 3 कंपाउंड बनाकर दे दिए। अब इसको तोड़ो आप, मेटल ऑक्साइड को या मेटल सल्फेट को या मेटल कार्बोनेट को, ठीक है। ये किस किस से मिलकर बना है बताओ, आपका एक मेटल और एक ऑक्सीजन, मेटल ऑक्सीजन। अब बताओ मेटल के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, +2। आपको कैसे पता लगा +2 आएगा, पेपर वाले ने कहा ना एल्केलाइन अर्थ मेटल है, हर एल्केलाइन अर्थ मेटल के ऊपर +2 चार्ज होता है, इस पे +2 है तो अपने आप ही इस पे -2 हो गया। और किसी भी कंपाउंड में जब भी दो चीजें आपस में मिलती हैं तो सबके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होंगे, तो यानी कि मेटल का ग्राम इक्विवेलेंट ऑक्सीजन के ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होगा। इसी तरह ये भी 2 टुकड़ों में टूटेगा मेरे बच्चों, M+2 में और SO4 -2 में। इन दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। आ रही है मेरी बात समझ में, ठीक है। अब ये भी फिर 2 टुकड़ों में टूटेगा आपका, M+2 और CO3 -2। यहां पर भी दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट आपस में क्या होंगे, बराबर। कुल मिलाकर कहानी एक ही बात कहती है, जब भी दो चीजें आपस में मिलती हैं उनके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होंगे। अब एक न्यूमेरिकल आएगा आगे, पहले रूल पढ़ लो, आपको अपने आप पता लग जाएगा क्वेश्चन कैसे करना, बिल्कुल सीधे तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो उसका। हो गया बच्चों। अब रूल नंबर 3 की तरफ चलते हैं, चले रूल नंबर 3 की तरफ। चलिए जी, तीसरा रूल क्या कहता है, रूल नंबर 3, तीसरा रूल क्या कहता है, फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। शायद इतना तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं होगी, कौन किसको न्यूट्रल करता है। अगर एसिड के अंदर बेस मिला दें, बेस, तो एक दूसरे के नेचर को न्यूट्रल कर देंगे। आप बताओ जितना ग्राम इक्विवेलेंट आपका एसिड का है, जैसे मान लेते हैं आपका इतना ग्राम इक्विवेलेंट एसिड का, इतना ही मैंने बेस मिला दिया, तो बताओ दोनों न्यूट्रल हो गए कि नहीं हो गए। लेकिन मान लेते हैं एसिड तो इतना है, इतना, और बेस मैंने लिया इतना, तो बताओ एसिड बच गया, अब पूरा न्यूट्रल कहां हुआ। अब मान लेते हैं बेस तो है आपका इतना, इतना, और एसिड है आपका इतना, तो बताओ बेस बच गया। तो ये बेसिक नेचर हो गई, मेरी बात समझ में आ रही है। तो कंप्लीट न्यूट्रल तब होगा जब दोनों आपस में बराबर होंगे, एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट बराबर बेस का ग्राम इक्विवेलेंट। तो फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन आप क्या कहोगे कि एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट बराबर किसके होना चाहिए मेरे बच्चों, बेस के ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर, ठीक है। अब चौथे रूल की तरफ चलते हैं अपन, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर या डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब ये होता है पानी मिलाना, पतला करना, डाइल्यूशन का मतलब होता है पानी मिलाना। अब जैसे मान लेते हैं मिलाया है, वही चीज हो रही है ना, दो चीजें आपस में मिल रही है तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होंगे। मतलब मैंने एक चीज के अंदर पानी मिला दिया, तो बताओ पहले बिना पानी मिला था इनिशियल, बाद में फाइनल कब हुआ, जब मैंने उसमें पानी मिला दिया, तो दोनों चीजों के ग्राम इक्विवेलेंट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कोई दिक्कत है यहां तक। जब भी दो चीजें आपस में मिलती है ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होते हैं, ये रूल में जबरदस्ती लिखा रहा हूं, उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन किताबों में लिखे रहते हैं, मॉड्यूल में नोट्स में लिखे रहते हैं। अगर मैं नहीं लिखाऊंगा तो आप सोचोगे लिखाया ही नहीं, मैं लिखा देता हूं, ये कचरा है। आपको बस एक ही चीज ध्यान रखनी है, जब भी दो चीजें मिलती हैं आप ग्राम इक्विवेलेंट का कंसेप्ट लगाकर क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन कैसे करने हैं, जस्ट और 5 मिनट रुक जाओ, अपने आप क्वेश्चन होते चले जाएंगे। पहले कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हो गया? चलें अब पांचवें पॉइंट की तरफ चलते हैं, पांचवें रूल की तरफ, मिक्सिंग रूल। मिक्सिंग का मतलब समझ में आ रहा है, वही आपस में चीजें मिल रही है। देखिए मिक्सिंग कैसे कैसे कर सकते हैं अपन मिक्सिंग के कई तरीके ले सकते हैं। हो सकता है मैंने एसिड को एसिड के साथ मिला दिया हो, या हो सकता है मैंने बेस को बेस के साथ मिला दिया हो। बताओ दोनों की नेचर क्या है, आपस में सेम है। ठीक है, मान लेते हैं मैंने ये दो एसिड में आपस में मिला दिए और ये आपका फाइनल एसिड बन गया रिजल्टेंट, ReSuLTNT। ये आपका इनिशियल एसिड या बेस मान लो, ये भी एसिड या बेस मान लो, ये आपका फाइनल मान लो। इन दोनों का आपस में मिला है, तो जब भी दो चीजें आपस में मिलती है ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होते हैं। मान लेते हैं अपन ने यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्मूले में NV ले लिया, कोई जरूरी नहीं है NV लो, NV भी ले सकते हो, M/E भी ले सकते हो, मोल इंटू एक्स फैक्टर भी ले सकते हो, पता लगेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, N1V1 इसका, N2V2 इसका, और इसका N रिजल्टेंट V रिजल्टेंट कह दो। दोनों की नेचर सेम है, दोनों या तो एसिड है, दोनों या तो बेस है, तो बीच में साइन आएगा प्लस का। अब V रिजल्टेंट, भाई रिजल्टेंट का मतलब आपने दो जोड़ा है दोनों को, अगर ये 1 लीटर ये 1 लीटर है तो रिजल्टेंट कितने लीटर हो जाएगा आपका, 2 लीटर हो जाएगा। अरे यस सर, नो सर, कोई दिक्कत है? अपन ने नॉर्मलिटी की जगह फॉर्मूला पढ़ा था, नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है, मोलरिटी इंटू एक्स फैक्टर। इसको ध्यान रखना, हल्के में मत ले जाना, कोई दिक्कत है? अगर मान लो मैं एसिड प्लस एसिड की बजाय यहां उल्टा काम कर देता हूं, बी एसिड प्लस बेस कर देता हूं, यानी कि उल्टा ऐड कर दिया अपोजिट नेचर वाले। अब बताओ, जब दोनों की नेचर अपोजिट है तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे कि नहीं? एसिड के अंदर बेस डाला तो बेस एसिड की नेचर को खत्म करेगा, न्यूट्रल करेगा, और बचेगा जो आपका जो भी होगा एसिड या बेस होगा। अगर मैंने दो अपोजिट नेचर वाले मिलाए तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, N1V1 प्लस की माइनस आएगा। अब N2V2 बराबर हुई NrVr, और Vr बराबर V1 प्लस V2 होगा। कहीं यहां पर V1 माइनस V2 कर दो। अरे चीजों को जोड़ रहे हो, 1 लीटर एसिड के अंदर 1 लीटर बेस मिला है, उनकी नेचर खत्म होती है, वॉल्यूम तो डबल हो गया। अरे ऐसा 1 लीटर एसिड है 1 लीटर बेस है तो जरूर 2 लीटर होगा, बस नेचर खत्म हो जाएगी एसिड की या बेस की या दोनों की, जो भी। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो, अगर आपका यहां पर दो कंडीशन बनती है, इफ पहली, यदि एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट, यानी कि एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट बेस के ग्राम इक्विवेलेंट से ज्यादा है। अभी बताया था ना, एसिड ज्यादा है बेस से, बेस मान लेते हैं ग्राम इक्विवेलेंट 4 है, एसिड का 6 है, तो 4 से 4 तो न्यूट्रल हो जाएगा, 2 बच जाएगा। तो बताओ रिजल्टेंट सॉल्यूशन कैसा होगा आपका? रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा आपका एसिडिक, और एसिडिक सॉल्यूशन की जो पीएच होती है वो 7 से क्या होती है, कम होती है। अरे यस सर, नो सर। लेकिन अगर मान लेते हैं मामला उल्टा हो गया, क्या हो गया, मामला उल्टा। अगर आपका कौन ज्यादा है, सेकंड में, इफ ग्राम इक्विवेलेंट आपका एसिड से ज्यादा, मान लेते हैं किसका हो गया, बेस का ग्राम इक्विवेलेंट हो गया, तो बताओ रिजल्टेंट नेचर ये कैसी होगी, एसिडिक की होगी कि बेसिक होगी, बेसिक। तो बताओ पीएच ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगी, पीएच ऑफ सॉल्यूशन 7 से ज्यादा। एसिड की 7 से कम होती है ना, एसिड की पीएच 7 से कम होती है, बेस की पीएच 7 से ज्यादा होती है, न्यूट्रल की पीएच 7 होती है। अब आता है आपका जैसे तीसरा पॉइंट, जैसे मान लेते हैं थर्ड पॉइंट के अंदर एसिड और बेस आपस में ग्राम इक्विवेलेंट में बराबर हो गए। यदि आपका एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट बराबर हो गया किसके मेरे बच्चों, बेस के ग्राम इक्विवेलेंट के, किसके ग्राम इक्विवेलेंट के, बेस के। ये अरे आजा, ये आपका बेस का ग्राम इक्विवेलेंट। अगर दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट आपस में बराबर हो गए, खत्म खेल। तो बताओ रिजल्टेंट नेचर क्या होगी सॉल्यूशन की, न्यूट्रल।
कैसी होगी मेरे बच्चों? न्यूट्रल। और न्यूट्रल में पीएच ऑफ सॉल्यूशन कितनी हो गई? 7। तो कहने का तात्पर्य आपको यहां पर कितनी कंडीशन नजर आ गई भाई साहब? यहां पर आपको 3-4 कंडीशन नजर आ गई होगी। अरे ऐसा और नो, पहला क्या है, पहला आपने एसिड को एसिड के साथ मिलाया। किसको किसके साथ मिलाया? एसिड को एसिड के साथ। दूसरा बेस को बेस के साथ मिलाया। तीसरा अगर एसिड ज्यादा है, चौथा बेस ज्यादा है, पांचवा दोनों बराबर है। अगर सेम नेचर वालों को मिलाए तो N1V1 प्लस N2V2 बराबर NrVr। अपोजिट नेचर वालों को मिलाए तो N1V1 माइनस N2V2 बराबर NrVr। अगर अपोजिट नेचर में एसिड का अमाउंट ज्यादा है तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, बेस का अमाउंट ज्यादा है तो सॉल्यूशन बेसिक होगा, और दोनों का अमाउंट बराबर है तो सॉल्यूशन कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन पहले क्या ले लो मेरे बच्चों? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब करते हैं क्वेश्चन। हो गया? ऊपर वाला देख लीजिए। अब एक लाइन और लिख लीजिए। कंप्लीटली न्यूट्रल सॉल्ट डजंट टेक पार्ट इन मिक्सिंग रूल। कंप्लीटली न्यूट्रल सॉल्ट, कंप्लीटली न्यूट्रल सॉल्ट डजंट टेक पार्ट इन मिक्सिंग रूल। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या है? अब बताओ यार, कोई कंप्लीटली न्यूट्रल है तो उसमें एसिड या बेस मिला के उसे क्या कर लोगे? वो तो पहले से ही न्यूट्रल है। कोई मरा हुआ आदमी को काम में लोगे क्या? तो कंप्लीट जो न्यूट्रल सॉल्ट होता है वो कभी भी मिक्सिंग रूल में टेक पार्ट नहीं करता है। अब जरा अपन इसके क्वेश्चन करके देखते हैं, जरा कुछ पता लगता है क्या। पढ़िए पहला क्वेश्चन क्या करा है? द मास ऑफ मेटालिक ऑक्साइड इज A2, यानी कि एक मेटल का ऑक्साइड है, ये रहा। अभी बताया था ना इसका क्वेश्चन। मेटल ऑक्साइड, इस पूरे मेटल ऑक्साइड का मास कितना दे रखा है? इस पूरे का मास है A2, ठीक है, और इसकी मेटल का मास है A1। तो बताओ ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा? A2 माइनस A1 हो जाएगा। अरे यस और नो, मेटल ऑक्साइड का दे रखा है पूरे का मास, मेटल का भी दे रखा है, तो मेटल ऑक्साइड में से मेटल का घटा दो तो अपने आप ही किसका आ गया? आपके ऑक्सीजन का मास आ गया कि नहीं आ गया? अरे यस सर, नो सर। अब मेरे से ग्राम इक्विवेलेंट पूछ रहा है मेटल का। इस मेटल का ग्राम इक्विवेलेंट बताओ। तो मैंने कहा जब भी दो चीजें मेटल ऑक्सीजन आपस में मिली हुई है, जब भी दो चीजें आपस में मिलती हैं तो इनके ग्राम इक्विवेलेंट आपस में क्या कर दो? बराबर। यानी कि मेटल का ग्राम इक्विवेलेंट बराबर ऑक्सीजन का। यहां पर मेटल आपको पेपर वाला अपने आप ही देगा। मेटल आपकी क्या है? एल्कलाइन अर्थ मेटल, खुद ही बोलेगा पेपर वाला, ठीक है। एल्केलाइन अर्थ मेटल है तो मेटल पे कौन सा चार्ज होगा? +2, ऑक्सीजन पे हो जाएगा -2। दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होंगे। अब बताओ ग्राम इक्विवेलेंट के कितने तरीके पढ़ते हो आप? 3, NV M/E मोल इनटू एक्स फैक्टर। अब बताओ उसमें से कौन सा तरीका लोगे? आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में? मास। इसका भी मास है, इसका भी मास है, तो क्या तरीका काम में लोगे? दोनों का M/E बराबर M/E, दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर दिया। अब बताओ क्या आपको क्वेश्चन में मेटल का मास दे रखा है क्या? यस सर, A1 है। मेटल का इक्विवेलेंट वेट है क्या? नहीं साहब, वो तो पेपर में मेरे से पूछ रहा है E। क्या आपके पास O-2 का मास है क्या? हाँ साहब है ना। O का कितना है? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। क्या आपके पास O-2 का इक्विवेलेंट वेट है क्या? यस सर, हम निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला अपन ने क्या पढ़ा? मोलर मास अपॉन एक्स फैक्टर। और इक्विवेलेंट वेट निकालना है मुझे O-2 का, इसी का तो निकालना है। तो इक्विवेलेंट वेट हो गया मोलर मास। तो बताओ O का मोलर मास कितना होता है? 16। और किसी भी आयन का एक्स फैक्टर होता है उसका चार्ज, यानी कि 2। काटा पीटी करो कितना आ गया? 8। तो यहां पर आपने कितना लिख दिया? 8। मुझे इक्विवेलेंट वेट निकालना है E का, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया बताओ? A1 इंटू 8
अपॉन में क्या आ जाएगा, A2 माइनस A1। ये इक्विवेलेंट वेट आ गया आपके पास मेटल का। इज दैट क्लियर? शायद समझ में आ गया होगा। तो कभी भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, जब भी दो चीजें आपस में मिल रही उनके ग्राम इक्विवेलेंट क्या कर दो, बराबर कर दो। इसको समझते हुए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, वो और ज्यादा क्लैरिटी लाएगा क्वेश्चन के अंदर। हो गया? चलिए जी, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दुनिया के हर एग्जाम में पूछा हुआ है। ये क्या कह रहा है, मेटल ऑक्साइड। समझ में आ गया मेरे पास भाई साहब, मेटल ऑक्साइड है। एल्केलाइन अर्थ मेटल कहते ही समझ में आ गया कि ये M+2 है। और अगर एल्केलाइन मेटल कहता तो M पे +1 आ जाता है, ध्यान रखना। एल्केलाइन ये O-2 है। दोनों की ग्राम इक्विवेलेंट बनना बराबर करने हैं। ये कह रहा है कि इसमें 20% ऑक्सीजन बाय वेट है। ऑक्सीजन जो है ना, ये वाली जो ऑक्सीजन, ये बाय वेट 20% है, मतलब 20 ग्राम है। तो ये ग्राम में दे रखा है ये, तो मुझे M/E लेना पड़ेगा। ये 20% है, तो ये अपने आप ही 80 हो गया। तो इसका भी मुझे मास लेना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे मास मास कर रहा है। तो बताओ, क्या मेटल सॉरी ऑक्सीजन का मास है क्वेश्चन में? यस सर, 20 है। क्या आपके पास मेटल का मास आ गया 20% है, तो ये अपने आप ही 80 हो गया। मेटल का मेरे से इक्विवेलेंट वेट पूछ रहा है। ओ का इक्विवेलेंट वेट की O-2 का अभी बताया था। O-2 का इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया? 16/2 8 हो गया। अरे यस सर, नो सर। ये कितनी बार कट गया? 20 चौक 80, 4 बार कट गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 चौक 32, यानी 32 इक्विवेलेंट वेट आ गया मेटल का। आ गया होगा शायद समझ में। कॉपी करो। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। हो गया? अब देखो, अब अगला क्वेश्चन आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके करो। शुरू करो एक बार, आप शुरू करो। मैं बैठता हूं यहां थोड़ी देर के लिए। करो। ये कह रहा है 0.45 ग्राम एसिड, जिसका मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है आपको कितना? 90। कितना दे रखा है मेरे बच्चों? 90, है ना? ये कंप्लीटली न्यूट्रल हुआ है, कंप्लीटली न्यूट्रल। बताया था, जब भी दो चीजें आपस में न्यूट्रल होती है, इनके ग्राम इक्विवेलेंट क्या कर देते हैं? बराबर। अरे यस सर, नो सर, बराबर कर दिए। अब एक का एसिड का तो मुझे क्वेश्चन में मास दे रखा है, और बेस की मुझे दे रखी नॉर्मलिटी और वॉल्यूम, और बेसिसिटी मेरे से पूछ रहे हैं एसिड का। पहले बताओ बेसिसिटी का मतलब क्या होता है? एसिडिटी बेसिसिटी का मतलब मैंने कहा बताया था मेरे बच्चों, एक्स फैक्टर। कहा बताया था? एक्स फैक्टर। अब ये कह रहा है कि साहब कंप्लीट न्यूट्रल हो रहा है, मतलब एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट बराबर किसका ग्राम इक्विवेलेंट करना है मेरे बच्चों? बेस का ग्राम इक्विवेलेंट। अब एसिड का मुझे क्या दे रखा है भाई साहब? मास दे रखा है, तो M/E लिखेंगे। ग्राम इक्विवेलेंट के तीनों तरीके, M/E, NV, मोल इंटू एक्स फैक्टर, अपने आप ही बता देगा। इसने मास का है तो मैंने M/E लिख दिया। अब बताओ भैंस का। भैंस का, ओ माय गॉड, भैंस का तो इसने मुझे नॉर्मलिटी वॉल्यूम दे रखा है, तो यहाँ NV लिखना है। वी लीटर में लिखना है, ध्यान रखना। बताओ क्या एसिड का मास है क्या? यस सर, 0.45 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या होता है? मोलर मास अपॉन एक्स फैक्टर। मोलर मास अपॉन एक्स फैक्टर। तो एक्स फैक्टर तो मेरे से क्वेश्चन के अंदर पूछा ही है। बेसिसिटी ऑफ एसिड का मतलब मेरे से क्या पूछा है उसने? एक्स फैक्टर या एन फैक्टर पूछा एसिड का। एक्स फैक्टर निकालता है बराबर। क्या मेरे पास बेस की नॉर्मलिटी है क्या? यस सर, है ना बेस की नॉर्मलिटी 0.5। क्या बेस का वॉल्यूम है क्या? यस सर, है ना 20। लेकिन ml में, ml को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो। अब काटा पीटे मचाओ, 45 दूना 90, और ये 2 जीरो कट गई, 20 पंजो 100। फिर ये 45 दूना एक्स फैक्टर 2 आ गया। काटा पीटी कर लो, सीधी सी है एक्स फैक्टर 2। ये लो। इज दैट क्लियर? कॉपी कीजिए।
हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है 0.5 ग्राम बेस इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड। सवाल समझ में आ गया मेरे। जब भी न्यूट्रलाइजेशन होता है ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर देते हैं, तो किस किस के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर करेंगे मेरे बच्चों? एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट बराबर तुम्हारी भैंस का ग्राम इक्विवेलेंट। अब ग्राम इक्विवेलेंट के तीन तरीकों में से कौन सा तरीका काम में लोगे? आपको बेस का क्या दे रखा है साहब? बेस का मास दे रखा है, तो मास के लिए m/e लिखेंगे। एसिड का क्या दे रखा है साहब? एसिड का नॉर्मलिटी और वॉल्यूम दे रखा है, तो यहाँ NV लीटर लिखेंगे। कोई दिक्कत है? यहां तक मेरी बात समझ में आ रही होगी। क्या सवाल में मेरे से इक्विवेलेंट वेट पूछा है क्या बेस का? यानी कि मुझे ई निकालना है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है बेस का। अब चेक करो सवाल में, नॉर्मलिटी है एसिड की, यस सर 0.2, वॉल्यूम है कितना 100 ml, लीटर में बदल के 1000 से डिवाइड करा तो 0.1 आ गया। ठीक है, बेस का मास है 0.5, इक्विवेलेंट वेट मुझे निकालना है। काटा पीटी करो, ये 0.1 हो गया, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दिया, ये हो गया तुम्हारा नीचे 5 चौक 20, 5 25, कितना आ गया आपके पास? 25। अरे यस सर, नो सर, मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो कितना आ गया तुम्हारे पास? इक्विवेलेंट वेट बराबर 25। ठीक है, हो गया ना? ये काटा आपने, ये 0.1 हो गया, यानी कि 0.02 हो गया, तो 0.5 अपॉन 0.02, 50 अपॉन 2 यानी 25 हो गया। इज दैट क्लियर? हम कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया बेटा? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये हल्के में मत ले जाना, बार बार कह रहा हूं। देखो मैंने कई बार कहा है, जितने क्वेश्चन जितने कंसेप्ट करा दिए ना, उनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हो आप, ये मत समझना कि मैं एक्स्ट्रा लिखा रहा हूं या ज्यादा लिखा रहा हूं कि कम लिखा रहा हूं। ये इतना है कि अगर इसको तरीके से पढ़ लोगे ना, तो कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जिसके आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। अपने मॉड्यूल के देख लेना, अपनी एनसीईआरटी के देख लेना, अपना जो कोई भी इंस्टीट्यूट है उसके क्वेश्चन देख लेना, आप सारे लगा डालोगे। एक दो क्वेश्चन की तो मैं भी नहीं कह सकता, क्योंकि तुम भी तो गलतियां छोड़ोगे, क्वेश्चन में भी तो गलतियां होंगी। अरे यस सर, नो सर। ये क्या कह रहा है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, मेटल का इक्विवेलेंट वेट दे रखा है 24। ये कह रहा है जब 12 ग्राम की एक मेटल कंबाइन विद डाइल्यूट एसिड, मतलब पतला एसिड, डाइल्यूट मतलब पतले एसिड के साथ, पानी वाला एसिड के साथ रिएक्शन करती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ H2 गैस। क्या कह रहा है ये कि जब 12 ग्राम की एक मेटल है, साहब कोई सी भी मेटल मान लो, ये मेटल है, ये एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस निकाल रही है। तो एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, और हर रिएक्शन में सबके ग्राम इक्विवेलेंट आपस में बराबर होते हैं। मेटल का ग्राम इक्विवेलेंट बराबर एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट बराबर हाइड्रोजन का। लेकिन मुझसे सवाल में मेटल और हाइड्रोजन की बात कर रहा है। देखो मेटल का मास दे रखा है, हाइड्रोजन का वॉल्यूम पूछ रहा है, तो आप मेटल का ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या करोगे? हाइड्रोजन का ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, अब बताओ मेटल के ग्राम इक्विवेलेंट के तीन तरीकों में से कौन सा तरीका लोगे? मेटल का साहब मास दे रखा 12 ग्राम, तो m/e। हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम पूछ रहा है मेरे से, वॉल्यूम, तो बताओ NV लिख दू, NV। अरे सर, नो सर। अरे नॉर्मलिटी हमेशा लिक्विड की निकाली जाती है, काहे की बच्चों? लिक्विड की। कंसंट्रेशन टर्म पढ़ाए थे, मोलरिटी नॉर्मलिटी, वो लिक्विड की निकलती, गैस की नहीं निकलती। तो नॉर्मलिटी जब भी लिखोगे तो आपका लिक्विड होना चाहिए, लेकिन तुम्हारी गैस है। और गैस के लिए फिर अपन क्या तरीका काम में लेते हैं मेरे बच्चों? यहां पर आप लोगे मोल इंटू एक्स फैक्टर। तो इसमें कहा आ रहा है V,
ग्राम इक्विवेलेंट के 3 तरीके थे, एनवी, एम बाई ई, और गैस है तो मोल इंटू एक्स फैक्टर। अब बताओ गैस का मोल निकालने का तरीका बताया था क्या मैंने? एम बाय ई बराबर गैस का मोल निकालने का तरीका वी गैस अपॉन 22.1000 इंटू एक्स फैक्टर। अरे यस सर, नो सर, थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं ऊपर? अरे यस और नो? अब बताओ क्या आपको क्वेश्चन के अंदर मेटल का मास दे रखा है क्या? यस सर, 12 ग्राम है। मेटल का इक्विवेलेंट वेट दे रखा है क्या? लिख रखा है क्वेश्चन में 24 ग्राम है। हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम दे रखा है क्या? नाजी साहब वो तो पूछ रिया है। नीचे 22.4 है। H2 है, H2 का एक्स फैक्टर कितना हो गया? 2। अब काटो तुम्हारा, 12 दूना कितना हो गया? 24। 2 उधर गया तो हो गया 4, तो यानी कि 4 को 22.4 से काटो तो कितना हो गया? 4 पंजो 20, 5.6 लीटर हो गया। तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ गैस बराबर हो गया 5.6 लीटर। शायद समझ में आ गया होगा। तो कुल मिलाकर आपको इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जब भी दो चीजें आपस में मिलती हैं उनके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर करने, ज्यादा बुद्धि का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। ये रूल भूल कोई काम नहीं आते, दिमाग तेज होना चाहिए बस। मेरी बात समझ में आ गई? कॉपी कर दो एक बार इसको। हो गया बच्चों? अब देखिए इधर चैप्टर में अपन बहुत आगे पहुंच गए, मतलब अब ये ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद में कुछ एक क्वेश्चन आपको दूंगा, आप लोग उसकी प्रैक्टिस करते रहना। लेकिन ध्यान रखना, फिर पढ़ते हुए रहना है। चैप्टर कभी वहां से स्टार्ट मत करना जहां से मैंने पढ़ाना खत्म किया है, वहां से चालू करना जहां से मैंने शुरू करा है, मतलब फ्रॉम फर्स्ट डे। तभी चीजें क्लियर होती है। जब भी पढ़ो आप चाहे रफली पढ़ो, लेकिन पढ़ना कंटिन्यू है, छोड़ना नहीं, स्किप नहीं करना है, फिर गड़बड़ होते चले जाएगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जो भी बच रहा है, बाकी का अगली क्लास में देखेंगे।